हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। एनवीएस की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी सोशल साइंस की। और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, बट स्टिल टॉपिक्स रह गए थे ज्योग्राफी में। हमारी सीरीज भी चल रही है लक्ष्य सीरीज, जिसमें 80 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ 30 एमसीक्यूज की सीरीज भी चल रही है यहाँ पर। तो वैसे टॉपिक इस वक्त तो कोई मैटर नहीं करता, बट क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर मुझे लगा पहले मुझे ये टॉपिक ही देना चाहिए। इसको आप एक क्विक रिवीजन की तरह देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। टर्म्स वगैरह देख सकते हैं सिर्फ, और कुछ थोड़ा बहुत आपको टॉपिक क्लियर हो ही जाएगा इसको देखकर। तो वैसे आप सब पढ़ ही चुके हैं, लेकिन ये एक क्विक रिवीजन की तरह आप वीडियो देखिए। बाकी सारी वीडियोज डिटेल में बनाई गई हैं, ठीक है। एसएसटी का सारा सिलेबस कंप्लीट है, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में एमसीक्यूज भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की, जो हमारा है टॉपिक। तो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है उसका मतलब होता है वायुमंडलीय परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब सर्कुलेशन। इसके अलावा इसमें एक टॉपिक और है, मौसम प्रणालियां। क्या है? मौसम प्रणालियां, जिसको बोला जाता है वेदर सिस्टम। वेदर सिस्टम। देखिए, कोई भी ज्योग्राफी के जो टॉपिक है, ज्योग्राफी के किसी भी सब्जेक्ट में आपको जब एक टॉपिक क्लियर हो जाता है तो फिर उससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो वो टॉपिक उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट करता है। सेम चीज इस वाले टॉपिक में भी है। वायुमंडलीय परिसंचरण का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशन है, एयर की बात होगी, एयर प्रेशर की बात होगी, ठीक है। तो इन सब चीजों में टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा विंड की बात होगी, इसके अलावा प्रेशर की बात होगी, एयर मास की बात है। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सबसे एकदम से कह सकते हैं कि कनेक्ट करते हैं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो दूसरे में भी दिक्कत आती है, इसलिए इसको आप देखते चलिए साथ के साथ, ठीक है। तो वायुमंडलीय परिसंचरण जो है, इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। आप सभी को पता है वायुमंडल हमारे लिए कितना जरूरी है। और वायुमंडल क्या है? इसमें बहुत सारी गैसेस हैं। बहुत सारी गैसेस की वजह से क्या है, हमारे लिए ब्रीथ लेना यानी सांस लेना पॉसिबल हो पाता है। ब्रीदिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। और टेम्परेचर जो है, आपको ये भी पता है कि जो टेम्परेचर है पूरे अर्थ के ऊपर जो है इक्वल नहीं है। कहीं पर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा रहता है, हाई रहता है, कहीं पर टेम्परेचर क्या है, कम रहता है, लो रहता है। तो ये सब चीज भी इन सब चीजों के पीछे भी कुछ रीजंस हैं, वो हमने प्रीवियस क्लास में जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसमें हम देखेंगे, मेनली बात करेंगे सबसे पहले एयर की। एयर जो है वो किस तरीके से गति करता है, या फिर एयर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो आपको पता ही है, एयर जो है वो जब गर्म होती है तो फैल जाती है, और जब ठंडी हो जाती है तो फिर सिकुड़ने लगती है, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है। इसके अलावा मूविंग जो एयर होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पवन, या फिर आप उसको कह सकते हैं विंड। मूविंग एयर जो होती है, ठीक है, जो इस तरीके से मूव करती है, उसको क्या बोला जाता है? मतलब गतिमान वायु भी आप बोल सकते हैं। क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टली जो मूविंग एयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या है कि इसमें मूवमेंट होती है, मतलब ये गतिमान रहती है। गतिमान वायु ही क्या होती है? पवन। अगर पूरी डेफिनेशन बोले तो ये बोली जाएगी, क्षैतिज गतिमान वायु ही क्या है? पवन। तो वायुमंडलीय प्रेशर के बारे में, या फिर कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, जब भी हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एक ही चीज याद आती है कि ये जो है ये हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर की तरफ भागता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एयर जो है वो मूव होती है। प्रेशर की अगर बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और पूरे का पूरा जो विंड की वजह सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, ठीक है। बहुत सारे रीजन है। वायु जो है ऊपर उठती है। कैसी वायु? अगर हम आर्द्र वायु की बात करें तो जब वो ऊपर उठती है तो तापमान जो है कम हो जाता है, और जिसकी वजह से बादल बनते हैं और बारिश होती है। तो बारिश का प्रोसेस भी सभी को पता है, ठीक है। ये जो आर्द्र वायु है जो ऊपर उठती है, इसका तापमान कम होता है, और फिर क्या हो जाता है उसकी वजह से, पूरा का पूरा आपने छोटी क्लास में भी सिस्टम पढ़ा होगा कि यहाँ पर वाटर है, तो वाटर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है या वाटर जब गर्म होता है तो फिर उसमें भाप बनती है, और भाप जब किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? बाद में बादल के रूप में, ठीक है। और फिर जब आगे बढ़कर बादल जब टकराते हैं तो उससे क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो खैर ये पूरा प्रोसेस है, ये आपने पढ़ा ही होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं विंड भी रिस्पॉन्सिबल है। और जिस क्षेत्र की हवा, जिस एरिया में गर्मी होगी बहुत ज्यादा, वहां से गर्म हवा चलेगी। जिस एरिया में ठंडक होगी वहां से ठंडी हवा चलेगी, फिर वो अपने साथ दूसरी तरफ जाएगी, वहां से कुछ और चीजें होंगी। तो इस वजह से जो पूरा एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं वायुदाब क्या होता है, यानी एयर प्रेशर क्या होता है।
तो उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वायु जो है वो गर्म होकर फैलती है और ठंडी होकर क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो वायुमंडलीय दाब में भिन्नता इस वजह से ही क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्योंकि वायु गर्म होगी, फैल जाएगी, और ठंडी होगी, सिकुड़ जाएगी। जैसे कि अगर मैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर बात करूं तो हर इंसान क्या चाहता है, अपना माइंड एकदम फ्रेश रखना चाहता है, और हाई प्रेशर होता है, मतलब अगर आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो आप उसको उस इंसान से बात करोगे, ऐसी कंडीशन में, सिचुएशन में अपने आप को रखोगे जैसे कि आपका जो माइंड है वो क्या हो जाए, एकदम रिलैक्स हो जाए, तो लो प्रेशर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मूवमेंट क्या होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वायु दाब की डेफिनेशन में अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो सकता है, देखिए सबसे पहले मैं डेफिनेशन ही डिस्कस करूंगी यहाँ पर। समुद्र तल से, कहां से, समुद्र तल से वायुमंडल की, समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक क्या होगा, एक इकाई क्षेत्र, एक इकाई क्षेत्र या एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को, वायु स्तंभ के भार को क्या कहा जाता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक सरफेस, ये सरफेस है, यहाँ पर आप एक यूनिट बोला है ना आपसे, एक यूनिट, तो ये यूनिट आप कितनी भी लगा सकते हो। सपोज आपने इतना एरिया लगाया, ठीक है, ये पूरा एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस पूरे एरिया में जो वायु है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स वगैरह सब कुछ चीजें हैं, अलग अलग गैसेस हैं, जो भी हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया तक ये टॉप तक जा रहा है, मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। क्या बोला गया है, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक जितना भी इस क्षेत्र में क्या है, वायु है, उसका भार है, उसी यूनिट को हम क्या बोलेंगे, वायुमंडल, वायु दाब, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। एक यूनिट का मतलब कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में जितना भी एटमोस्फेयर है या फिर गैसेस हैं, ये सब चीज हैं, इस इकाई क्षेत्र में ऊपर तक जाएंगे, वायुमंडल की अंतिम सीमा तक, जहां तक ये है, ठीक है। और इस पूरे एरिया को देखेंगे, इसके भार को क्या बोलेंगे, वायु दाब। क्लियर है। अब देखिए, वायुमंडलीय दाब की भिन्नता के कारण वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। जो मैंने आपको बताया ही है कि एयर जो है वो कहां से कहां जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसके बाद बात करेंगे, वायु दाब और तापमान में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई को मिलीबार कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितना रहता है, 1013.2 मिलीबार। इसके बाद है, वायुदाब नापने वाले यंत्र को बैरोमीटर कहा जाता है, और ऊंचाई के साथ वायुदाब जो है वो घटता चला जाता है, जो प्रेशर है वो कम होता जाता है, हाइट बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पर क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर जो एयर मासेस हैं वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और इसके बाद क्योंकि ग्रेविटी वगैरह, ये सब फोर्स वगैरह, सब चीजें काम करती हैं इसको नीचे रखने में, तो इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो ये जो एयर मासेस है ये भी कम होते चले जाती हैं, तो ये जो है डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है, प्रेशर भी डिक्रीज होता हुआ ही चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वायु दाब का ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। तो वायु दाब का निचाई से ऊंचाई की ओर वितरण क्या कहलाता है, यानी ये वाला हिस्सा जो होता है वर्टिकल, ये क्या कहलाता है आपका, ऊर्ध्वाधर या फिर लंबवत वितरण कहलाता है। वायु दाब में ह्रास का मतलब क्या होता है, अब वायु दाब में ह्रास का मतलब यानी वायु दाब में कमी आना। तो वायु दाब वायुमंडल के निचले हिस्से से जब कहाँ जा रहा है, अधिक ऊंचाई तक बढ़ रहा है, तो तेजी से ये घटता चला जाता है, और इसकी जो दर है ये कितनी है, सामान्यतः 10 मीटर पर 1 मिलीबार घट जाती है। ऊर्ध्वाधर वितरण गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियंत्रित होता है। और अगर हम बात करें वायु दाब की, तो यहाँ पर आपके ऊपर भी इस वक्त प्रेशर ही लग रहा है, ठीक है। आपको पता ही है कि अगर आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना हो तो हम तो जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो वही वाली चीज है, हमें पता भी नहीं कि इस तरीके से फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है, प्रेशर हमारे ऊपर लग रहा है, और हम पूरा का पूरा संतुलन, बैलेंस इसी की वजह से ही यहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा अंतरिक्ष में, आपने जब देखा होगा किसी मूवीज वगैरह में या फिर ऐसी किसी वीडियो वगैरह में, तो उनका एक प्रॉपर पूरा एक सूट होता है, पूरा एक कॉस्ट्यूम होता है जिसको वो पहन के जाते हैं, ताकि जो प्रेशर वगैरह है उन सब चीजों का उन पे इफेक्ट ना पड़े, मतलब बहुत सारी चीजें है। तो वायुदाब की निचाई से ऊंचाई की ओर वितरण जो होता है उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। तो वायुदाब में ह्रास होता है प्रत्येक 10 मीटर पर कितने मिलीबार हो जाता है, 1 मिलीबार। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर में कितना है यहाँ पर, 1000
13.5, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा 15.2। फिर हमने हाइट और बढ़ाई, 5 किलोमीटर पे हम पहुंच गए, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा, ये है हमारा समुद्र तल। सबसे पहले हम बात करेंगे समुद्र तल की। समुद्र तल पर कितना होता है 1013। ठीक है, क्या चीज है ये है वायुदाब आपका। ठीक है, और ये क्या है आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पर इतना है, 1 किलोमीटर ऊपर गए तो ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पर 898.76, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 8.7 सेल्सियस। फिर अगर हम और ऊपर जाएंगे तो 5 किलोमीटर हो जाएगा, और 540.48 यहाँ पर हो जाएगा क्या, वायुदाब प्रेशर, और माइनस में चला जाएगा 17.3 समथिंग ऐसे करके। तो इस तरीके से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो इन सब चीजों में डिफरेंसेस देखते हुए आपको नजर जरूर आ जाएंगे। ठीक है, वायुमंडल में इन सब चीजों को तापमान वगैरह इस सिचुएशन को देखने की जरूरत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो वर्टिकल एयर डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर कह सकते हैं एयर प्रेशर है, ये ज्यादा होता है, लेकिन एक तरीके से ये मैनेज हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, क्षैतिज और वर्टिकल वाले उसमें प्रेशर ये क्या हो जाता है, एकदम से क्या कह सकते हैं संतुलित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो वर्टिकल वाली जो विंड्स होती हैं वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। वर्टिकल जो विंड्स है वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं होती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है वायुदाब का क्षैतिज वितरण यानी हॉरिजॉन्टल। ये कैसा था, वर्टिकल, ये था वर्टिकल वाला, और ये है हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर। वर्टिकल हमने देख लिया है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर हॉरिजॉन्टल की। तो इसमें क्या है, पवनों की जो दिशा और वेग है उसमें बहुत ज्यादा अंतर भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें जो अंतर आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। किस चीज में, विंड की डायरेक्शन में और वेलोसिटी में। ठीक है, अगर हम बात करें विंड्स की यानी पवनों की, तो इनकी दिशा और वेग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी वायुदाब में छोटा सा अंतर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस ला देता है। वेलोसिटी क्या है, स्पीड की अगर बात करें, ठीक है, इसको स्पीड भी कह सकते हैं, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती, यहाँ पर ये डायरेक्शन के साथ है। ठीक है, वेलोसिटी वेग जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि ये जो क्षैतिज वितरण है इसका अध्ययन होता है, तो यहाँ पर इसको पढ़ लेते हैं एक बार हम। वायुदाब का जो क्षैतिज वितरण है वो समदाब रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धरातल पर वायुदाब वितरण पर तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन गति का भी प्रभाव पड़ता है। किसका, धरातल पर यानी सरफेस पर वायुदाब वितरण यानी कितना, कहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है एयर प्रेशर का, और तापमान और उस पर रोटेशन, अर्थ की जो अपनी खुद की गति है जिसको हम घूर्णन कहते हैं यानी रोटेशन कहते हैं, इसकी वजह से भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब देख लेते हैं समदाब रेखा क्या होती है। समान वायुमंडल वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसको ही हम समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक चीज और है कि अगर हम सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर ये सब चीजों को मेजर करने के लिए, इसको नापने के लिए हम इसकी ऊंचाई को, क्योंकि जो ऊंचाई है उसमें तो अलग अलग जगह पर डिफरेंस आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक एवरेज ऊंचाई मान लेते हैं। ठीक है, और इसको समुद्र तल से ही मेंशन करते हैं। ठीक है, जब भी हम इसको मेजर करते हैं तो समुद्र तल से ही मेजर करते हैं। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सारी कैलकुलेशन के बाद समुद्र तल वाला जो वो है हिस्सा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि समुद्र तल है वहां पर वायुदाब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। वायुदाब पेटियां से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ। इस तरीके समदाब जो रेखाएं है ना, वहां पर क्या बनाती हैं ये, एक तो लो प्रेशर बनाती हैं और हाई प्रेशर। तो ये चीज बतानी है आपको, लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्या है, ये सेंटर में सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे दूर होता चला जाता है तो इसमें डिफरेंसेस आते चले जाते हैं। ठीक है, ये हमारे समदाब रेखाएं हैं, तो ये सेंटर में सबसे ज्यादा होगा लो प्रेशर, यहाँ पर भी सेंटर में सबसे ज्यादा होगा हाई प्रेशर, और फिर जो जितना ही बाहर चलता चला जाएगा तो फिर उतना ही इनमें डिफरेंसेस होते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें
कि समदाब जो रेखाएं हैं इनके पास और दूर होने से भी क्या कुछ फर्क पड़ता है। तो हमें याद रखना है कि समदाब रेखाएं जब पास पास होंगी तो दाब प्रवणता कैसा होगा, यानी दाब में जो डिफरेंस होगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। दाब प्रवणता यानी दाब में डिफरेंस। दाब प्रवणता क्या होता है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जब जाते हैं तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस देखने को मिलता है, इसी को हम बोलते हैं दाब प्रवणता। और जब ये समदाब जो रेखाएं हैं ये दूर दूर होंगी तो दाब प्रवणता कैसी होगी, कम होगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, ये आपकी इक्वेटर लाइन। इसके बाद भी आपने जोन्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इनको भी हम बना देते हैं, फिर देखते हैं। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर इक्वेटर लाइन जो है यहाँ पर लो प्रेशर रहता है, इसके बाद यहाँ पर हाई प्रेशर रहता है 30 डिग्री साउथ में और 30 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री साउथ में। इसके अलावा अगर हम आगे जाते हैं तो ये 60 डिग्री पर लगभग यहाँ पर नॉर्थ में और 60 डिग्री यहाँ पर साउथ में। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहेगा आपका लो प्रेशर और सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है हाई प्रेशर यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी यहाँ पर कम आती है, यहाँ पर जो गर्मी सबसे ज्यादा होती है इक्वेटर लाइन पर, यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। फिर जो एयर होती है मूव होती है, तो इस तरीके से आपको पता है कि ये गतिमान होती है वायु और इनके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये जाती है एयर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वायुदाब पेटियां स्थायी नहीं होती, ठीक है, बल्कि सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के साथ साथ उत्तर व दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। ठीक है, आपको पता है ना कि जो अर्थ है उसकी रोटेशन होती है और वो घूमती रहती है, तो कभी अर्थ जो है सूर्य के पास होती है, दूर होती है। इसके अलावा कभी नॉर्थ पार्ट पर ज्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, कभी साउथ जो हेमिस्फीयर है, या कह सकते हैं कि आप उत्तरी गोलार्ध पर ज्यादा कभी झुका होता है इस तरफ, तो कभी दक्षिणी गोलार्ध झुका होता है। तो ये सारी कंडीशंस मिलकर क्या करती हैं, प्रेशर बेल्ट्स जो हैं इन पर असर डालती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कुछ एक बेल्ट्स देखते हैं, प्रेशर बेल्ट्स। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटियां, जो मैंने इक्वेटर लाइन बोली है, इसको आप बोल सकते हो इक्वेटोरियल लॉ। ठीक है, इक्वेटर पर जो प्रेशर बनता है, बेल्ट बनती है, वो होती है आपकी इक्वेटोरियल लो, क्योंकि यहाँ पर वायुदाब जो होता है ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ पर बोला जाएगा उपोषण उच्च वायुदाब। इसको क्या बोला जाएगा, उपोषण उच्च वायुदाब। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ की अगर बात करें यहाँ पर। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पोल्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो पोल्स के पास यहाँ पर हम 60 डिग्री की बात करेंगे। उपध्रुवीय ये है, 60 डिग्री की बात हम नॉर्थ में करेंगे, 60 डिग्री की हम बात यहाँ पर करेंगे साउथ में। ठीक है, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, यहाँ पर बेल्ट कैसी बनती है, लोअर। ठीक है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियां। ठीक है, लो प्रेशर बनता है यहाँ पर, और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां, जो हमारे पोल्स हैं यानी ध्रुव हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा वायुदाब होता है, तो इसको हाई प्रेशर बोला जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटियां। और ये जो वायुदाब पेटियां बिल्कुल भी स्थायी नहीं है। मैंने आपको पहले बोला है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जब चेंज होती है, मतलब इसका जो विस्थापन होता है, उसके साथ साथ इन प्रेशर बेल्ट्स पर भी असर पड़ता है, तो इनमें भी अस्थिरता बनी रहती है। ठीक, ये भी स्टेबल नहीं रहती है। तो उत्तरी गोलार्ध में, यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये ध्यान रखना है आपको, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पेटियां या ये पट्टियां दक्षिण की ओर, ठीक है, तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। कहां पर, उत्तर दिशा की ओर खिसक जाती हैं, उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, जो मैंने बोला है ना सूर्य की किरणों का वाली बात, उस चीजों से भी इस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो ये एयर प्रेशर बेल्ट हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं हम आगे, और यहाँ हम बात करेंगे वेग की। ठीक है, यानी हम कुछ फोर्सेस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल, यानी फोर्सेस अफेक्टिंग डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ विंड्स। यानी जो पवन है, पवनों की दिशा और वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से बल हैं। ठीक है, दोबारा से पढ़ती हूँ मैं यहाँ पर, जो पवन है, पवनों की दिशा को
पवनों की दिशा व वेग को कौन से फैक्टर्स हैं या कौन से बल हैं, कौन से फोर्सेस हैं जो कि प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम मेनली सबसे पहले बात करेंगे कुछ एक बल है। जैसे कि आपको पता ही है पवन जो है वो हाई प्रेशर से लेकर कहाँ जाती है, लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो इसकी वजह से जब आपने देखा होगा जब बहुत तेज हवा चलती है तो अर्थ के साथ या कह सकते हैं सरफेस के साथ घर्षण हो जाता है या फिर कह सकते हैं फ्रिक्शन वाली कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इस फ्रिक्शन वाली कंडीशन से कुछ क्या होते हैं, कुछ फोर्सेस होते हैं जिनको हम रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जो रोटेशन है उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जो रोटेशन होती है, पृथ्वी जब रोटेट होती है, हमारी अर्थ जब रोटेट होती है यानी घूर्णन होता है, तो उसकी वजह से जी जो पवनों की जो स्पीड है यानी विंड्स की जो स्पीड है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो इस हिसाब से हम कुछ एक फोर्सेस देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट है दाब प्रवणता, आपको पता ही है क्या है, घर्षण बल, तथा यहाँ पर हम देखेंगे कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाला जो बल होता है उसी को हम कोरियोलिस बल कहते हैं। ये चीज आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि कोरियोलिस जो बल है वो किस तरीके का बल है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो सरफेस है उस पे क्षैतिज या फिर कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो पवनें होती हैं वो तीन तरीके से कंबाइंड रूप से प्रभावों का परिणाम होती हैं। और वो तीनों प्रभाव क्या है, दाब प्रवणता, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इन सब तीनों चीजों का प्रभाव इस पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, दाब प्रवणता बल यानी प्रेशर ग्रेडियंट्स जो हैं इसके बारे में आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, दूसरी बात मैं करूंगी यहाँ पर घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो विंड्स हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको प्रभावित करता है। और ये सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, ये सरफेस पर यानी कि कह सकते हैं धरातल पर। ठीक है, और लगभग धरातल से कितने किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है वहां तक इसका प्रभाव पड़ता है। और समुद्र सतह पर जो घर्षण है वो न्यूनतम होता है। कहाँ पर, समुद्र सतह पर या समुद्र तल पर ये जो प्रभाव है ये न्यूनतम होता है। कौन सा, घर्षण बल वाला। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पर जो अपना वो है बल फोर्स, कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स, इसके बारे में तो बता ही दिया मैंने आपको। मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना यानी रोटेट होना, ये पवनों की जो दिशा है उसको प्रभावित करता है एक तरीके से। इससे रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1844 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने ही इसका जो चीज है उसका विवरण किया था, तो उनके नाम पर ही ये नाम पड़ गया। इसमें क्या होता है, मेनली ये जो प्रभाव है यानी कोरियोलिस जो बल है, इस बल की वजह से क्या होता है, पवनें जो है, विंड्स जो हैं, वो मैंने आपको बता दिया है पर फिर से रिपीट कर देती हूँ। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अपनी जो बेसिक इनकी जो दिशा होती है, जिस दिशा में चलती हैं, तो वहां से कहाँ चली जाती हैं, राइट साइड यानी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। और साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सी तरफ मुड़ जाती हैं, लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं यानी कि बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये चीज है। और एक चीज और कोरियोलिस लॉ से रिलेटेड आपको ध्यान रखनी है कि ये जो बल है ये ध्रुवों पर कैसा होता है, ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है यानी सर्वाधिक होता है। और विषुवत वृत्त पर यानी विषुवत वृत्त पर कैसा होता है, 0 होता है यानी अनुपस्थित होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलेशन के बारे में, निम्न दाब क्षेत्र के चारों ओर जो पवन है उसका जो संचरण है यानी उसका सर्कुलेशन है वो क्या कहलाता है, चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। दूसरी कंडीशन है हाई प्रेशर की उच्च वायुदाब क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है, प्रतिचक्रीय संचरण कहा जाता है। तो निम्न दाब पर क्या है, ये है चक्रवाती परिसंचरण, और उच्च दाब के चारों तरफ जो बनेगा वो बनेगा प्रतिचक्रवाती परिसंचरण। ठीक है, पेटियां तथा उपोषण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियां गतिजन्य दाब पेटियां, यहाँ पर एक टेबल है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। दाब पद्धति की बात करें और उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र में जो दाब की दशा है वो क्या है, और इसके अलावा पवन की दिशा कैसी रहेगी, पवन की दिशा। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में, और यह साउथ हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चक्रवात की बात। ठीक है, चक्रवात, अगर केंद्र में दाब कैसा है, निम्न दाब है,
तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी पवन की दिशा कैसी रहेगी? घड़ी की सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की विपरीत, घड़ी की सुई की जो दिशा होगी उसके विपरीत डायरेक्शन में होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखें तो ये घड़ी की सुइयों के अनुरूप होगी। ठीक है, इसमें होगी विपरीत और इसमें होगी अनुरूप। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें, ये है आपका प्रति चक्रवात। अगर सेंटर में जो दाब है, प्रेशर है, वो कैसा है? हाई प्रेशर है, यानी उच्च दाब है। तो जो घड़ी की दिशा है, तो मतलब इसको आप यहाँ पे इस तरीके से याद कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और इसको आप याद रख सकते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है, और इस वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लॉकवाइज, और यहाँ पर आएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। यानी एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा के, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, और क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप, यानी उसी के हिसाब से। ठीक है, ये है क्लॉकवाइज। तो आप, मुझे तो लगता है आपको ये टर्म याद रखनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और इधर है प्रति चक्रवात में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया वायु का सामान्य परिसंचरण। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स। यहाँ पे आपको पता ही है, ये आपका इक्वेटर लाइन, और इक्वेटर के बाद जो मैंने आपको बताया था विंड जो होती है वो क्या होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो इस तरीके से ये क्या कहाँ जा रही है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आपको पता है ना, ये आपका जो एरिया है ये हाई प्रेशर एरिया है। ठीक है, और ये आपका लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे देन हाई प्रेशर एरिया है, ये आपका फिर से लो प्रेशर एरिया है, और यहाँ तो आपका हाई प्रेशर एरिया है, तो आपको पता ही है। तो ये चीज आपको यहाँ भी याद रखनी है, लो प्रेशर एरिया है, फिर इधर हाई प्रेशर एरिया, और इधर फिर से है लो प्रेशर एरिया। तो इस चीज की वजह से आपको चीज याद रखनी है। इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा? आपका हार्डले सेल, हार्डले सेल, और इधर है आपका फेरल सेल, और इधर है आपका पोलर सेल। ठीक है, ये पोल वाला आपका पार्ट है। तो भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप, ठीक है, यानी किस तरीके से चलेंगी। तो वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, पहला चीज क्या है इसमें? वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। आपको पता है कि लैटिट्यूड्स के में चेंजेस आने के बाद जो है, जैसे जैसे लैटिट्यूड्स में चेंज आता जाता है, वैसे वैसे वायुमंडलीय ताप में, टेम्परेचर में भी फर्क नजर आएगा आपको। इसके अलावा वायुदाब पेटियों की उपस्थिति, ठीक है, यानी प्रेशर बेल्ट्स जो है उनकी वजह से। इसके अलावा वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि सूर्य की जो किरणें हैं, क्योंकि वो स्थिर नहीं रहता है, तो प्रेशर बेल्ट्स जो है वो भी अस्थिर कंडीशन में ही रहती है। ठीक है, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन, ये सब चीजें होती हैं वायु के चलने में, यानी वायु के सर्कुलेशन में सारी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, रिलेट करती हैं। यहाँ पर आप इजिली इस चीज को देख सकते हैं, हाई प्रेशर वाली कहाँ जा रही है, उसके बाद फिर लो प्रेशर से कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा देखने वाली है। इधर फिर से ये क्या जा रही है? वायु इस तरफ मुड़े जा रही है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सर्कुलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण को, और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोष्ठ कहते हैं। और यहाँ पर हमने एक वर्ड और देखा, यहाँ पर क्या है? ये हार्डले सेल। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं आप हेडले कोष्ठ, हेडले कोष्ठ। ये कहाँ है, कौन से एरिया में? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हेडले कोष्ठ, शीतोष्ण कटिबंधियों में फेरल कोष्ठ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेरल कोष्ठ आपका कौन से कटिबंध में है, हेडले कोष्ठ आपका कौन से कटिबंध में है। ध्रुवीय क्षेत्रों में आपका ध्रुवीय कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करता है। देन है वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मौसम की। तो मौसमी पवने, यहाँ पर सीजनल विंड्स की बात करेंगे हम। वे पवने जो मौसम के अनुसार अपने दिशाओं में परिवर्तन कर देती हैं, उन्हें मौसमी पवने कहा जाता है। मानसूनी हवाएं भी कैसा है? मौसमी पवने हैं। स्थानीय पवने स्थान विशेष में चलती हैं। तो स्थल व समुद्री समीर तथा पर्वतीय व घाटी समीर भी एक प्रकार की स्थानीय पवने ही हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक डायग्राम से पवन के यानी विंड के डायग्राम के थ्रू हम एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो पवन होती है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आपका भूमंडलीय पवने, फिर है आपका सामयिक पवने, यानी जिनको हम सीजनल भी कह सकते हैं, सीजनल विंड्स। ये है आपका प्लैनेटरी विंड्स। फिर है आपका लोकल विंड्स, यानी स्थानीय पवने। ठीक है, ये कौन सी आपकी लोकल विंड्स। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले आपकी भूमंडलीय
जो विंड्स हैं, पवने हैं, ये एक ही दिशा में पूरे साल भर चलने वाली पवन इनको आप कह सकते हैं, ठीक है। और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कटिबंध की तरफ जाती हैं और ये नियमित रूप से चलने वाली पवनें होती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इनमें भी आप इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं भूमंडलीय पवनों को। जैसे कि पहले आप डिवाइड कर सकते हैं व्यापारिक पवनें, ठीक है, या फिर इनको हम सनमार्गी पवनें भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है आपका पछुआ पवनें और फिर है आपका ध्रुवीय पवनें, ठीक है ना। तो व्यापारिक पवनें भी आपको क्लियर है और यहाँ पर हमने कॉरियोलिस जो फोर्स है उसके अनुसार भी चीजों को समझने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनों के बारे में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि व्यापारिक पवनें, इनको क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स। क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स। और इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ से हुआ? जर्मन भाषा से, जर्मन भाषा के शब्द ट्रेड से। और ट्रेड का जो मतलब होता है वो होता है निश्चित मार्ग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पछुआ पवनें। पछुआ पवनें के बारे में आपको पता ही है। यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ इस एरिया को, ठीक है ना, ताकि आपको यहाँ से पछुआ पवनों पे थोड़ा सा फोकस कराया जा सके। ठीक है, तो पछुआ पवनों के बारे में अगर बात करें तो ये हाई प्रेशर के जो कटिबंध है वहां से उपध्रुवीय तक जाती हैं। कहां तक? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब तक जाती हैं, ठीक है, मतलब उनकी तरफ प्रवाहित होती हैं। दूसरी बात, इनका जो विस्तार है ये कहां से कहां होता है? 30 डिग्री से 60 डिग्री तक, ठीक है। कहां पर? साउथ में और नॉर्थ में, दोनों ही हेमिस्फीयर्स में, यानी दोनों ही गोलार्धों में। इसके अलावा इनकी जो दिशा है उसकी बात करें अगर तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर इनकी दिशा की बात करें तो ये दक्षिण से पश्चिम तक, और साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में किधर की तरफ चलती हैं? ये उत्तर से पश्चिम की तरफ चलती हैं, ठीक है। दक्षिण से पश्चिम और उत्तर से पश्चिम, ये चीज आपको यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी याद रखनी है। तो यहाँ पर इसकी सिमिलैरिटी ये है कि व्यापारिक पवनों की तरह ये जो पवनें हैं, ये वाली कौन सी? पछुआ पवनें, ये शांत और एक तरीके से शांत होती हैं और नियमित नहीं होती, ठीक है। और इनका जो कटिबंध है वो कौन से कटिबंध में आते हैं? इनसे रिलेटेड आपको एक चीज और याद रखनी है, ये प्राय चक्रवात और प्रति चक्रवात आते रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें से आपको समझ में आ ही गया, इनका विस्तार जो है कहां से कहां तक है? दोनों ही गोलार्धों में, यानी नॉर्थ में और साउथ दोनों ही हेमिस्फीयर में 60 डिग्री अक्षांशों और ध्रुवों के मध्य में है, ध्रुवों के मध्य में, ठीक है। ये बताइए आपको, क्योंकि ये एरिया पूरा बर्फ से ढका हुआ है इसलिए यहाँ की जो पवनें होती हैं, यहाँ की जो विंड होती है वो ठंडी और शुष्क ही होती हैं, ठीक है। सीजनल विंड्स, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सी? यहाँ पर हम बात करेंगे अब सीजनल विंड्स की, ठीक है। तो आपको सीजन के हिसाब से, मतलब ऋतु के हिसाब से चलने वाली ये पवन होती हैं और ये अपना जो दिशा है इसको हमेशा चेंज करते रहते हैं, परिवर्तन करती रहती हैं। इनको हम सामयिक पवनें भी कहते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है? मानसूनी पवनें, ठीक है। मानसूनी पवनें इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकल विंड्स की, यानी स्थानीय पवन, ठीक है, लोकल विंड्स। अब बात ये है कि पवन जो है यानी विंड्स जो है वो जैसी जमीन होगी उसके हिसाब से वहां का एरिया, तापमान जो है वो गर्म या ठंडा जैसा भी है उसके हिसाब से ही ओरिजिन होगा, यानी पैदा होंगे उस हिसाब से ये पवनें, ये विंड्स। और एक सीमित क्षेत्र को प्रभावित करेंगी, क्योंकि स्थानीय है यानी एक पर्टिकुलर एरिया को ही, तो ये क्या है? एक सीमित क्षेत्र को ही प्रभावित करेंगी। इसमें कौन कौन सी आती हैं? स्थल समीर, समुद्र समीर, इसके अलावा लू, फोन और चिनूक, मिस्ट्रल, ये सभी जो हैं वो स्थानीय पवनों के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मानसूनी पवनें जो हैं उनके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि ये अरबी भाषा के शब्द से आई थी,
जिसमें शब्द है आपका मौसम, ये आपका सीटेट वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इसकी। मौसम शब्द से बना है अरबी भाषा के मानसूनी शब्द, और इसका अर्थ होता है यहाँ पर ऋतु। ठीक है, मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट हो जाते हैं, तो फिर आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, फिर स्थल समीर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले बात करते हैं स्थल समीर के बारे में। इनके बारे में ये है कि जो विंड्स हैं ये नाइट के समय में यानी रात के समय में कहाँ से, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ठीक है, स्थल समीर क्या का मतलब क्या है कि ये नाइट के समय में स्थल से कहाँ चलती हैं, समुद्र की ओर चलती हैं। और रात के समय आपको पता ही है कि जो स्थल है यानी जो लैंड सरफेस होता है यानी जमीन वाला जो पार्ट होता है वो जल्दी ठंडा होता है, शीघ्र ही ठंडा हो जाता है यानी जल्दी ठंडा हो जाता है, और समुद्र जो है वो देर में ठंडा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, समुद्र पर निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। आपको पता है ना, इक्वेटर जो है वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर जो ओशंस है उस एरिया में लो प्रेशर वाली बात बन जाती है इसी चीज की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे समुद्र समीर की, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, सी ब्रीज। ठीक है, सी ब्रीज। इसकी बात करें तो डे के समय में यानी दिन के समय में जो पवनें होती है दिन के समय में ये कहां से कहां चलती हैं, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, और आपको पता ही है दिन में तो सूरज चमकता है यानी सूरज की रोशनी होती है, तो हीट भी होती है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ओशन के कंपैरिजन में जो जमीन होती है यानी जमीन वाला जो पार्ट है वो जल्दी गर्म होता है, यानी स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है ना, समुद्र के यानी ओशन के कंपैरिजन में। जिससे कि कहां पर तो लो प्रेशर कहां पर बनेगा, लो प्रेशर बनेगा यहाँ पर जमीन पर, स्थल पर। तो स्थल पर क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब क्षेत्र। ठीक है, कैसा क्षेत्र विकसित हो जाता है, विकसित हो जाता है निम्न वायुदाब क्षेत्र। और यहाँ पे कहाँ बन रहा है, ये ओशन के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर स्थल के ऊपर बन रहा है निम्न वायुदाब क्षेत्र, और यहाँ पर यहाँ पर स्थल के ऊपर बन रहा है समुद्र समीर में, और यहाँ पर ओशन के ऊपर। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये जो पवनें होती हैं ये पवनें होती हैं हमारी आर्द्र पवनें। ठीक है, अगर हम घाटी समीर की बात करें तो आपको पता है कि दिन के समय जब हीट ज्यादा होती है, रोशनी होती है, किरण सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जो जमीन है वो तेजी से गर्म हो जाती है, और इसके साथ जो इसके कांटेक्ट में जो विंड आएगी वो भी कैसे हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। और वो गर्म वायु जब ऊपर उठेगी तो कहीं ना कहीं आगे जाके फिर रेन का रीजन बनेगी यानी वर्षा का वो कारण बनेगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, इस जगह के लिए क्या होता है, घाटी से वायु ऊपर की ओर चली जाती है। ठीक है, ये दिन में लगभग 2 बजे के आसपास की जो गति होती है वायु की बहुत तेज होती है। इनके वजह से कभी कभी क्या होता है, बादल भी बन जाते हैं और बारिश भी हो जाती है पर्वतीय ढालों पर। ठीक है, यानी अचर रहे, वातावरण कैसा हो जाए, स्थिर हो जाए, अचर रहे तो उसको अचर वातावरण कहेंगे। अधिविष्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अधिविष्ट का मतलब है कि एक एयर मास है पूरे तरीके से जो सरफेस है उसके ऊपर उठ जाए। ठीक है, तो उसको उस तरीके के जो फ्रंट होगा यानी उस तरीके का जो वातावरण होगा उसको क्या बोलेंगे, अधिविष्ट तरीके का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसमें होगा मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होने वाले चक्रवर्तीय वायु प्रणाली को क्या कहा जाएगा, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, और ये विस्तृत क्षेत्रों में प्रभावित होती है तथा पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती है। अगर हम बात करें इसकी तो इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है बहिरुष्ण कटिबंधीय वाले में चक्रवात में कि इसमें कई तरीके की वातावरण प्रणाली हमें स्पष्ट रूप से ही देखने को मिलती है। ठीक है, जो कि कंपैरेटिवली जो दूसरे वाला आपका होता है ना उष्ण कटिबंधीय, उस वाले में ये चीज देखने को नहीं मिलती। और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, मेनली महासागरों पर होती है, और ये आक्रामक तूफान जैसे होते हैं, ये धरातल पर आते आते मतलब जो सरफेस एरिया वहां तक आते आते नष्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरे वाला जो है
भूस में क्या हो, शीतोष्ण वाले में, उसमें क्या है, उसमें स्थल और महासागर दोनों में वो आ सकता है। तो विभिन्न क्षेत्रों में इन चक्रवातों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्थलों के अभाव में महासागरों पर ये बड़ी तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है ना, हो गया वही वाली बात। तो ये देख लेंगे हम, ये ज्यादा आक्रामक तूफान होते हैं उष्णकटिबंधीय वाले। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एक टर्म है उनको देख लेते हैं एक बार। जो हिंद महासागर है उसमें इनको क्या कहा जाता है, चक्रवात। अटलांटिक महासागर में इसको कहा जाता है हरिकेन। पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन की अगर बात करें, चीन सागर में, तो वहां पर इसको क्या कहा जाता है, टाइफून। और जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है इसको, विलीज। ठीक है, तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न स्थानीय तूफान तड़ित झंझा या फिर टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडो मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होता है और इन तूफानों में स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं। तो टोर्नेडो वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, तो इसको ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और समुद्र पर इसको क्या कहेंगे हम, समुद्र पर टोर्नेडो को क्या कहा जाता है, जल स्तंभ कहते हैं। ठीक है, तो वे वाली स्थिति है। मेनली आपसे यहाँ पर यही पूछा जा सकता है। ठीक है ना, तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको काफी कुछ करा दिया है। तो एक रिवीजन वीडियो की तरह आप इसको देखिए, क्योंकि टाइम उतना इस वक्त नहीं है, क्योंकि आपको 28 नवंबर 2022 में आपका एग्जाम है। 28 या 29 से आपके एग्जाम शुरू है टीजीटी एसएसटी के। तो आप एक रिवीजन वीडियो की तरह इसको देख सकते हैं, थोड़ा टर्म्स वगैरह के लिए। ठीक है, एक बार थोड़ा रिवीजन के लिए। तो जल्दी से मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और शाम को 9:30 के आसपास आप लाइव सेशन को मिस बिल्कुल भी मत कीजिए। सभी आइए और लाइव सेशन बिल्कुल देखिए, जिसमें कि लक्ष्य सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें कि आपका एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, एसएसटी क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।